वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। हम लोग वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पर चर्चा कर रहे थे, डी ब्रॉगली रिलेशन पर चर्चा कर रहे थे। मैटर वेव्स क्या हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पता है मैटर वेव्स डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हर मूविंग पार्टिकल के संग एसोसिएटेड वेव्स ही तो हैं। हाँ, ये वेव्स मैकेनिकल नहीं हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हैं। इन सब की चर्चा अभी करूँगी मैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, मैक्स बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन क्या है, इन सब का योगदान वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को समझने में कितना है, आइए देखते हैं। तो मैटर वेव की चर्चा में हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और बॉर्न इंटरप्रिटेशन, जो प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन है, उसका क्या योगदान है, कैसे उसको समझा जा सकता है, वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग इन बातों को करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को कतई मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मैटर वेव्स क्या थी। हर मूविंग पार्टिकल के संग एसोसिएटेड वेव मैटर वेव कहलाती थी। यही डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। क्या दो अजम्पशन माने थे डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस में। सबसे पहला अजम्पशन ये माना था कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस, और दूसरा नेचर लव सिमेट्री, मतलब पार्टिकल और रेडिएशन एक दूसरे जैसा बिहेव करते हैं। जैसे E=mc² में मास और एनर्जी है ना, एक दूसरे से कन्वर्जन। E=mc² आइंस्टाइन रिलेशन था। तो डी ब्रॉगली ने बताया था कि हर मूविंग पार्टिकल के संग जो एसोसिएटेड वेव है वही मैटर वेव कहलाती है। तो ये मैटर वेव क्या मैकेनिकल हो सकती है? नहीं, क्योंकि मैकेनिकल वेव तो उनके चलने के लिए मटेरियल मीडियम ही चाहिए, वो वैक्यूम में नहीं चल सकती। तो मैटर वेव मटेरियल मीडियम में भी चलती है और वैक्यूम में भी। इसका मतलब ये मैकेनिकल वेव नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? मैटर वेव क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्या जवाब होगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सिर्फ एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है, और ये मैटर वेव कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, वेदर इट इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, न्यूट्रॉन चल रहा है, अनचार्ज पार्टिकल चल रहा है, ये पेन चल रहा है, हर एक के संग एसोसिएटेड वेव्स हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है। तो ये जो मैटर वेव हैं इनको नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी वेव्स। ये मैक्स बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत आज पढ़ाऊंगी मैं। बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी पॉइंट पर किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस पॉइंट पर मैटर वेव की इंटेंसिटी के, यानी जहाँ पर मैटर वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी पार्टिकल वहीं पाया जाएगा। मैटर वेव पार्टिकल के संग ही तो एसोसिएटेड होती हैं, मूविंग पार्टिकल के संग। तो ये बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन था। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या था। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एट द सेम टाइम एग्जैक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता। यही तो इसी का नाम है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई अगर पार्टिकल की पोजीशन आप मेज़र करने चलोगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, और अगर आप जब मोमेंटम चेंज कर रहे हो, आप फोकस करें कि नहीं इसका मैं मोमेंटम यहाँ पे मेज़र कर लूँ, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब हम एट द सेम टाइम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक्यूरेटली एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ये लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। अब अगर पोजीशन मेज़र करने चलते हैं और उसमें अनसर्टेनिटी, उसको मेज़र करने में जो इन्वॉल्व है अनसर्टेनिटी, उसके स्पेसिफिकेशन में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, अगर वो डेल्टा एक्स है, और उसके मोमेंटम को मेज़र करने में जो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वो है डेल्टा पी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग, ये प्रोडक्ट ऑफ
अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम किसके बराबर होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन 2 या इसी को डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग ये जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि अगर डेल्टा x इक्वल टू 0 है तो डेल्टा p टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। इनका प्रोडक्ट जो है वो h अपॉन 2 है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर किसी भी मूविंग पार्टिकल की हम पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, डेल्टा x 0 का मतलब क्या है? x कांस्टेंट, तो उसका मोमेंटम हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एंड वाइस वर्सा कि अगर डेल्टा p 0 होगा तो डेल्टा x विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। मतलब इसका जो सेकंड केस बनेगा उसे हम लिख सकते हैं कि इफ़ डेल्टा p इक्वल टू 0 तब क्या होगा? डेल्टा x विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, उसको अगर देखा जाए तो उसके लिए ये डेल्टा p इक्वल टू 0 है। मतलब क्या हो गया कि p जो है उसका एक डेफिनिट है, कांस्टेंट है। डेल्टा p इक्वल टू 0 का मतलब p कांस्टेंट हो गया। मैटर वेव का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा, ये भी क्या हो गई? कांस्टेंट, डेफिनिट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कांस्टेंट मोमेंटम वाले इलेक्ट्रॉन के संग एसोसिएटेड एक सिंगल वेवलेंथ है और इट स्प्रेड्स इन ऑल ओवर द स्पेस। जैसे यहाँ पर ये शो किया गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है सिंगल डेफिनिट वेवलेंथ एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द स्पेस। कहाँ से देखिए? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और इसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। ये हुआ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से ही। तो हाँ, अब इसका जो सेकंड पार्ट वो हम एक्सप्लेन करेंगे एक और प्रिंसिपल जानने के बाद, एक और मैक्स बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन जानने के बाद। क्या है वो? आइए देखते हैं। मैक्स बॉर्न के प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस पॉइंट पर उस पार्टिकल से एसोसिएटेड मैटर वेव की इंटेंसिटी के। ये मैंने जो यहाँ लिखा है, probability of finding a particle at a point in space is directly proportional to the intensity of matter wave associated with particle at that point। इसका मतलब क्या हुआ? ये रूल ये कहता है कि अगर किसी भी जगह का पार्टिकल पाया जाना है तो उस जगह पर उससे एसोसिएटेड वेव की इंटेंसिटी जहाँ मैक्सिमम होगी वहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब हमने ये देखा कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है उसमें अगर हम ये केस लेते हैं कि अगर उसका डेल्टा p 0 है तो ये डेल्टा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही तो हुआ। ये कैसे इन्फिनिटी टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ? यही प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन से। मतलब हर जगह अगर वेव पाई जा रही है तो इसका मतलब है कि अगर डी ब्रॉगली वेव है सिंगल डेफिनिट वेवलेंथ एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द स्पेस, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के संग जो उसकी पोजीशन अनसर्टेनिटी है वो भी थ्रू आउट द स्पेस सब जगह हो गई। कैसी हो गई? पूरी जगह पर फैल गई। मतलब डेल्टा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गई। अब देखिए कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किस तरीके से, ये अगर डेल्टा p 0 है, डेल्टा x इन्फिनिटी, ये कंप्लीट होता है। ऑर्डिनरली ये देखा जाता है कि डेल्टा x और डेल्टा p दोनों ही नॉन ज़ीरो होते हैं। उनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो? h अपॉन 2 के बराबर होता है। तो ये हम कैसे समझेंगे कि मैक्स बॉर्न जो इन प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन है और जो डी ब्रॉगली रिलेशन है उससे डेल्टा p भी नॉन ज़ीरो हो, डेल्टा x भी नॉन ज़ीरो हो। आइए देखते हैं। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या था? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p और वेव जो है वो हर मटेरियल पार्टिकल के संग एसोसिएटेड है। तो डी ब्रॉगली का कहना था कि अगर वेव एसोसिएटेड है हर मूविंग पार्टिकल के साथ में तो दिस वेव मस्ट हैव
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, मतलब वेव को भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। जैसे जब पार्टिकल वेव की प्रॉपर्टी रख रहा है तो वेव को पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। और वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल क्या है? इट मस्ट बी लोकलाइज्ड। क्या मतलब हुआ कि जो ये नॉर्मली हमने देखा कि एक्सटेंड करती है सिंगल वेवलेंथ पूरे थ्रू आउट द स्पेस, ऐसा होता नहीं। इन जनरल होता क्या है कि जो इस डी ब्रॉगली के रिलेशन से जो ऐसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी रखने वाली वेव है, उसका मतलब उसको क्या होना चाहिए? लोकलाइज होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द स्पेस, उससे लोकलाइज होना चाहिए। पार्टिकल प्रॉपर्टी यही तो हुई, यानी कि वो एक लोकलाइज्ड वेव पैकेट के फॉर्म में ये दिखनी चाहिए। अब ये वेव पैकेट नया टर्म जो जुड़ा है, इस वेव पैकेट का डिस्क्रिप्शन क्या है? वेव पैकेट कैसे बनता है? ये जो वेव पैकेट है ये बहुत सारी वेव्स के सुपरपोजिशन से बनता है। कहाँ पर? जहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होगा, वहाँ ये सारी वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। वेव्स के सुपरपोजिशन में हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहाँ पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती हैं वहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एज पर मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा। और जो ये जो वेव पैकेट है इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के दोनों तरफ आप देख रहे हैं, जहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सुपरपोजिशन के बाद ज़ीरो आता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं सारी वेव्स, वहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल के पाए जाने की संभावना ज़ीरो। तो कहने का मतलब है कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो कैसे एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस हुआ, किससे किससे? इस वेव पैकेट के डिस्क्रिप्शन से। वेव पैकेट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि ना ही इसमें डेल्टा एक्स ज़ीरो है और ना ही डेल्टा पी ज़ीरो है। अगर इतना है वेव पैकेट का लोकलाइज्ड, या जो वेव पैकेट वेव मस्ट बी लोकलाइज्ड, उनकी प्रॉपर्टी एक पार्टिकल लाइक होनी चाहिए, तो इसका मोमेंटम भी तो स्प्रेड होगा फॉर सर्टेन फाइनाइट रीजन। तो ना ही मोमेंटम ज़ीरो होगा, मोमेंटम विल हैव सर्टेन नॉन ज़ीरो वैल्यू, और डेल्टा एक्स भी है उसकी कुछ वैल्यू, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर होगा? h/2π। दैट इज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस्ड। आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।